दोस्तों हम जानते हैं कि अर्थ का 71% हिस्सा सिर्फ एक ही चीज से कवर्ड है और वो है पानी। लेकिन इस पानी का 96.5% हिस्सा तो सिर्फ ओशन में ही है, जिसे सैलाइन नेचर के कारण मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज की वजह से यूज नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इस धरती पर रह रहे 8.2 बिलियन ह्यूमंस और अनगिनत जीव जंतुओं के पास सिर्फ 3% फ्रेश वाटर मौजूद है और उसमें से भी सिर्फ 0.5% वाटर ही यूज के लिए अवेलेबल है। और इसमें से भी इस यूजेबल वाटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिवर से आता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि रिवर्स के बिना शायद मानव सभ्यता कभी विकसित ही नहीं हो पाती। और शायद यही कारण है कि एंशिएंट सिटीज भी रिवर्स के किनारे ही बसती थी और मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्रियल सिटीज भी यहीं बसती हैं। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हो रही है दोस्तों, वैसे वैसे नेचर को होने वाला नुकसान भी बढ़ता जा रहा है और इस नुकसान का खामियाजा रिवर्स को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां क्लाइमेट चेंज के चलते रिवर्स खत्म हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पॉल्यूशन लेवल में भी स्पाइक देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों अब वो समय आ चुका है जब दुनिया पानी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पर फोकस करने लगी है। और इन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स है ओशन वाटर का, जिसे हम सैलिनिटी की वजह से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज ठीक से किया जाए तो इस सैलाइन वाटर को भी फ्रेश वाटर बनाया जा सकता है, जिससे इसका इस्तेमाल भी संभव है। अब दुनिया के बाकी हिस्सों के पास फिलहाल तो रिवर और ग्राउंड वाटर जैसे सोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे तो इन कंट्रीज के पास कोई मेजर रिवर है ही नहीं। साथ ही इन कंट्रीज की ज्योग्राफी और क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ वाटर के ऑल्टरनेटिव रिलायबल सोर्सेज भी मौजूद नहीं है। इसमें से सऊदी अरेबिया, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्कार्स कंट्री है, वो ओशन का डिसैलिनेशन करके अपने वाटर नीड्स को पूरा करती है, जो अपने आप में एक बेहद ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया इस सिचुएशन को चेंज करना चाहती है, जिसके लिए उसने एक नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट को प्लान किया है। प्लान है आर्टिफिशियली वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर बनाने का, जिसकी टोटल लेंथ 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, जो इसे दुनिया में ड्रिंकेबल वाटर का लार्जेस्ट सोर्स बना देगी। इस रिवर के ग्रैंड स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि इसकी लेंथ करंटली दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यानी नाइल से 2 टाइम्स ज्यादा होगी। और इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सऊदी अरेबिया के इसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट को जरा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर सऊदी अरेबिया को इस तरह की प्रोजेक्ट की नीड क्यों है। क्या सच में इस तरह की मैसिव रिवर को बनाना पॉसिबल भी है, या ये प्रोजेक्ट भी सऊदी के द लाइन प्रोजेक्ट की तरह एक फाइनेंशियल ब्लंडर साबित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसे सऊदी ने शुरू तो जल्दीबाजी में कर दिया था, लेकिन इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के चलते वो अभी भी इसकी सारी डेडलाइंस मिस करता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनके चलते सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है। सऊदी जिस लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल रिवर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम द किंग सलमान वाटर कन्वेंस प्रोजेक्ट रखा गया है। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट तकरीबन $500 मिलियन तक की आएगी। हालांकि इन्फ्लेशन, ड्यूरेशन और अनसीन मार्केट फ्लक्चुएशंस को ऐड किया जाए तो ये प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया को करीब 700 से $800 मिलियन तक पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अपने यहाँ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का एक मैसिव नेटवर्क क्रिएट करने जा रहा है, जिसके जरिए वो बैरन लैंड को फर्टाइल करना चाहता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का ये नेटवर्क कितना बड़ा होगा, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में आने वाले सारी पाइपलाइंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो इनसे पूरे ग्लोब के मल्टीपल चक्कर लगाए जा सकेंगे। ये आर्टिफिशियल रिवर्स, या दोस्तों यूं कहें कि पाइपलाइन सिस्टम डीसैलिनेशन टेक्निक पर काम करेगा, जिसके जरिए सऊदी अरेबिया रेड सी में मौजूद ओशनिक वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। हालांकि इस तरह से ओशन वाटर को डीसैलिनाइज करना दोस्तों इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वाटर को डीसैलिनाइज करना अपने आप में एक कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस है। दरअसल एक एस्टिमेट के मुताबिक 1 क्यूबिक मीटर वाटर को डीसैलिनाइज करने के लिए $1 से $2.5 का खर्चा आता है। लेकिन सऊदी इस काम को महज आधे $1 में इसलिए कर पाता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स को सोलर और फॉसिल फ्यूल एनर्जी काफी सस्ते दामों में मिल जाती है। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डीसैलिनेशन प्रोसेस को काफी चीपली एग्जीक्यूट करने के बावजूद सऊदी के लिए इतने मैसिव स्केल पर रेड सी के वाटर को डीसैलिनाइज करना इतना आसान नहीं होगा। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट से सऊदी हर दिन 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करेगा। यानी हर दिन पानी को यूजेबल बनाने के लिए सऊदी को ऑन एन एवरेज $4 to $5 मिलियन खर्च करने होंगे। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतने कॉस्ट इंटेंसिव प्लान को सऊदी क्यों एग्जीक्यूट करना चाहता है। दरअसल दोस्तों हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक डिजर्ट कंट्री है, जिसका क्लाइमेट एरिड टाइप का है, जिसके चलते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती।
ट्रॉपिकल कंट्री होने के बावजूद सऊदी अरेबिया में बेहद हाई टेम्परेचर रजिस्टर किए जाते हैं और साथ ही यहाँ ह्यूमिडिटी भी काफी लो रहती है। और दोस्तों इन दोनों कंडीशन की वजह से सऊदी अरेबिया के ऊपर ज्यादा बड़े क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसका इम्पैक्ट लो रेनफॉल कंडीशंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों सऊदी में लो रेनफॉल कंडीशन के क्रिएशन का कोई एक कारण नहीं है और असल में सऊदी अरेबिया के ऊपर एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम बना रहता है जो इस लो रेनफॉल कंडीशन को फर्दर इंटेंसिफाई कर देता है। मॉइस्ट एयर जनरली कोल्ड रहती है, जबकि सऊदी अरेबिया के हाई टेम्परेचर के चलते यहाँ की एयर वार्म होती है। रेन की फॉर्मेशन के लिए क्लाउड और वार्म एयर का इंटीग्रेशन जरूरी होता है, लेकिन यहाँ बनने वाला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम एक बैरियर की तरह एक्ट करता है और इसी की वजह से मॉइस्चर से भरी हुई एयर इस रीजन में एंटर नहीं कर पाती। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अरेबियन सी और नॉर्थ इंडियन ओशन के सरफेस टेम्परेचर भी रिलेटिवली लो रहते हैं और इसी के लिए रेनफॉल के लिए मॉइस्चर अवेलेबल नहीं हो पाता। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो फिनोमेनस की वजह से भी यहाँ का वाटर पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से रेनफॉल और भी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। और दोस्तों यही सारे रीजंस हैं जिसके चलते सऊदी अरेबिया में रेनफॉल कम होता है और सऊदी अरेबिया इतना ड्राई है। और दोस्तों इसके अलावा जो थोड़े बहुत वाटर सोर्सेज अवेलेबल भी हैं, उनसे भी हाई टेम्परेचर की वजह से पानी तेजी से एवेपोरेट होकर खत्म हो जाता है और सऊदी अरेबिया के पास कोई भी परमानेंट रिवर या वाटर बॉडी अवेलेबल नहीं है और यहाँ का ग्राउंड वाटर भी तेजी से डिप्लीट हो रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि सेंट्रल सऊदी अरेबिया में पिछले कई दशकों से ग्राउंड वाटर लगातार कम होता जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि सऊदी अरेबिया एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन लार्ज स्केल पर करता है और लगभग अपना 80% पानी वो यहीं से यूज करता है। लेकिन ओवर यूज से लेकर क्लाइमेट चेंजेस जैसे मल्टीपल रीजंस के चलते रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जहां 1990s तक सऊदी में वीट का प्रोडक्शन अच्छे खासे लेवल पर होता था, वहीं 2016 आते आते पानी की कमी के चलते सऊदी में वीट का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो गया है। सिमिलरली ईयर 2000 से पहले सऊदी अरेबिया में वाटर पर कोई टैक्स नहीं था और लोगों को पानी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब तेजी से बदलती हुई सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने वाटर पर भी चार्जेस इंपोज करना शुरू कर दिए हैं। प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्कार्स कंट्री है और यहाँ पर हर पर्सन को एक साल में यूज करने के लिए सिर्फ 89,500 लीटर्स पानी ही मिलता है, जबकि ग्लोबल एवरेज है 5 लाख लीटर्स का। हालांकि दोस्तों इन मल्टीपल चैलेंजेस के बावजूद क्योंकि सऊदी अपने यहाँ वाटर मैनेजमेंट काफी अच्छे से करता है, इसीलिए अब भी यहाँ की 97% पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है। और दोस्तों सऊदी अरेबिया अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को मेजरली 4 सोर्सेज से पूरा करता है। इसमें पहला पास क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल कंडीशंस में फॉसिल्स के बीच रिजर्व्ड डीप एक्विफायर ग्राउंड वाटर से, लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो सकता यानी रीन्यूएबल नहीं होता है, इसीलिए इस सोर्स पर उसे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ रही है। दूसरा लेक और पॉन्ड जैसे कन्वेंशनल सरफेस वाटर सोर्सेज जो कि सऊदी अरेबिया में काफी लिमिटेड है। तीसरा अलुवियल एक्विफायर्स में मौजूद रिन्यूएबल ग्राउंड वाटर जो रेनफॉल और सरफेस रन ऑफ से रिचार्ज हो सकता है। और चौथा यानी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ओशन वाटर। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया ओशन वाटर को डिसैलिनेट करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है और फिर यूज करता है। सऊदी अरेबिया ने डिसैलिनाइजेशन की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और करेंटली सऊदी अरेबिया डिसैलिनेशन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। सऊदी अरेबिया में 69% वाटर का डिसैलिनेशन सिर्फ एक एंटिटी करती है और इसका नाम है सैलाइन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन बहुत सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स चलाती है और हर साल 1 बिलियन क्यूबिक मीटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस करती है। इस एंटिटी के अलावा वाटर स्कैरसिटी को एड्रेस करने के लिए सऊदी अरेबिया में बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उदाहरण के लिए वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर डिसैलिनेशन और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है और इसके अलावा नेशनल वाटर कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन इन सभी एफर्ट्स के बावजूद सऊदी अरेबिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल डिमांड्स की वजह से वाटर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है, जिसे एड्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और वो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की। दरअसल सऊदी अरेबिया में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉपर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है और अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सऊदी अरेबिया इस आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर काम कैसे करेगा। What will this project do? दोस्तों सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में डिसैलिनेशन प्लांट्स की जरूरत होगी जो समुद्र के खारे पानी को फ्रेश वाटर में बदलने का काम करेंगे।
दोस्तों ये प्लांट जनरली 2 प्रोसेस से डीसैलिनेशन करेंगे। पहला है डिस्टिलेशन, और इस प्रोजेक्ट में सी वाटर को सिंपली बॉईल किया जाता है और बॉईल होने की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम को कलेक्ट करने के बाद इसका कंडेंसेशन किया जाता है जिससे फ्रेश वाटर और सॉल्ट अलग हो जाता है। लेकिन ये डीसैलिनेशन का सबसे इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी को बॉईल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज होती है। और यहीं पर काम में आता है दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। दोस्तों इस प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जो अल्ट्रा थिन पॉलीमाइड से बनी होती है, और इन मेम्ब्रेन्स में बेहद स्मॉल पोर्स होते हैं। इन पोर्स से जब ओशन के सैलाइन वाटर को पास किया जाता है तो वाटर तो इससे पास हो जाता है मगर सॉल्ट पास नहीं होता। इस तरह ये सैलाइन वाटर से वाटर और सॉल्ट को अलग कर लिया जाता है। और दोस्तों ये डीसैलिनेशन का एक काफी इफेक्टिव तरीका है क्योंकि इसमें सबसे कम एनर्जी यूज होती है। डीसैलिनेशन के बाद इन प्लांट से पूरे सऊदी अरेबिया में अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया जाएगा, और ये पाइपलाइंस 11 मीटर्स वाइड होंगी, 4 मीटर्स डीप होंगी और इनका डायमीटर 2.25 मीटर्स होगा। पूरे देश में जब इस अंडरग्राउंड पाइपलाइन को डाल दिया जाएगा तो इसकी टोटल लेंथ 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। और कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल की लेंथ भी इससे ऑलमोस्ट हाफ ही है। ये पाइपलाइंस प्लांट से निकलने वाले फ्रेश वाटर को पूरी कंट्री में लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगी, जो सऊदी की प्यास को बुझाने के लिए काफी है। लेकिन क्या लोगों को सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए सऊदी इतने मैसिव प्रोजेक्ट को रन कर रहा है? जी नहीं दोस्तों। एक्सपर्ट्स की माने तो कंप्लीशन के बाद इस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट सऊदी में तेजी से इमर्ज होते न्यू सेक्टर्स पर भी पड़ेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि सऊदी तेजी से अपनी इकोनॉमी को ऑयल फ्री करना चाहता है, और इसी के लिए वो इस तरह के इनिशिएटिव्स पर काम कर रहा है। लेकिन सऊदी जानता है दोस्तों कि अगर उसे अपनी इकोनॉमी को ठीक से ट्रांसफॉर्म करना है तो उसे इसके लिए एनर्जी की तरह मैसिव वाटर सोर्सेज की भी जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर सऊदी डेजर्ट्स के बीचों बीच एक फ्यूचरिस्टिक नियोम सिटी को डेवलप करना चाहता है तो उसे यहाँ बसने वाले 30 मिलियन लोग और बिजनेस हाउसेस की वाटर रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना होगा। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान हजारों जॉब्स का क्रिएशन होगा, और साथ ही इसके ऑपरेशन के लिए भी लार्ज वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि इस प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जो अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा और लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। एडिशनली ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट जैसी रिलेटेड इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को भी सिमुलेट करेगा, और इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद फ्रेश वाटर का एक रिलायबल सोर्स डेवलप होगा जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलेगा। इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से फार्मर्स अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड कर पाएंगे, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और साथ ही फूड इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर पाएंगे। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सऊदी हर साल 100 बिलियन सऊदी रियाल से ज्यादा फूड बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, जिसका असर उसकी बैलेंस शीट पर साफ महसूस किया जा सकता है। सिमिलरली 2022 में सऊदी को $27 मिलियन के वाटर को भी इंपोर्ट करना पड़ा था। यानी कि ये प्रोजेक्ट सऊदी की न सिर्फ इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने पर मदद कर सकता है बल्कि साथ ही इससे उसे कई एरियाज में सेल्फ सफिशिएंसी भी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही क्लीन और रिलायबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के साथ सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद सऊदी अरेबिया वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन में ग्लोबल लीडर बनकर सामने आएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहला चैलेंज होगा सऊदी अरेबिया की हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। हार्श डिजर्ट एनवायरमेंट की वजह से इस आर्टिफिशियल रिवर के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस आएंगे। उदाहरण के लिए टेम्परेचर्स बहुत एक्सट्रीम होंगे जिसकी वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। साथ ही टेम्परेचर की वजह से इस प्रोजेक्ट में जो भी मेटल यूज किया जाएगा उसके एक्सपेंशन का भी खतरा हो सकता है। डेजर्ट एनवायरमेंट की वजह से यहाँ शिफ्टिंग सैंड का भी खतरा बना रहेगा और रिमोट एरियाज की एक्सेसिबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी, जो कंस्ट्रक्शन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ जरूरी होगा कि इंजीनियर्स इस चैलेंज को दूर करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करें ताकि एक अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा सके। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा चैलेंज होगा पाइप्स को कोरोजन से बचाना। देखिए इस प्रोजेक्ट में मेटल पाइप्स का इस्तेमाल किया जाना है और ये पाइप्स हर समय वाटर के कांटेक्ट में होंगे। सी वाटर का कोरोसिव नेचर और डीसैलिनेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स को देखते हुए जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट में एडवांस्ड एंटी करोजन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान भी कर रखा है, क्योंकि प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जरूरी है कि हार्श कंडीशंस के लिए अप्रोप्रिएट मटेरियल्स को सेलेक्ट किया जा सके। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा चैलेंज होगा इस प्रोजेक्ट की लेंथ और स्केल। दोस्तों आज तक पूरी दुनिया में 12,000 किलोमीटर लंबा कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है। ऐसे में इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ जाएगी।
उदाहरण के लिए अगर प्रोजेक्ट के एलिवेशन या प्रेशर मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया गया तो वाटर फ्लो में दिक्कत आ जाएगी और इसीलिए इंजीनियर्स को एलिवेशन चेंजेस, प्रेशर मैनेजमेंट और एक्सटेंसिव नेटवर्क में पोटेंशियल लीक्स जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए प्रोजेक्ट को मेटिक्यूलसली प्लान और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ डीसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक मेजर हर्डल बनकर आएगी, लेकिन सऊदी अरेबिया ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है और ग्लोबली इस टेक्नोलॉजी में पायनियर है। सऊदी अरेबिया रिवर्स ऑस्मोसिस और मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके सी वाटर को सेफ ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है, लेकिन अभी भी इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और साथ ही इस प्रोसेस का एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इसे एनर्जी एफिशिएंट बनाना होगा और साथ ही इस टेक्नोलॉजी के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी कम करना होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल रिवर के थ्रू वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और ये सिस्टम वाटर क्वालिटी को, फ्लो रेट को और सिस्टम इंटेग्रिटी को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकता है, जिससे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस और इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन में मदद मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंटीग्रेशन करके टेक्नोलॉजी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को भी एनहांस किया जा सकता है और फिर भी इस प्रोजेक्ट में सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने में सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करके सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इन सभी टेक्निकल फैक्टर्स के अलावा इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग और इसका टाइमली एग्जीक्यूशन भी सऊदी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह सऊदी बाहर से इम्पॉसिबल नजर आने वाले इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ये ऐसा कोई पहला मौका नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी सऊदी दुनिया को हवा में उड़ने वाली कार से लेकर नियोम जैसी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ड्रीम सेल कर चुका है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आज सऊदी द्वारा रन किए जा रहे ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट फाइनेंशियल हार्डशिप्स को फेस कर रहे हैं, जिसके चलते डेवलपमेंट प्रोसेसेस बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि सऊदी ओवर द ईयर्स चलने वाले इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर भी पाएगा या नहीं। कंक्लूजन दोस्तों, सऊदी अरेबिया भले ही वाटर स्कैसिटी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन से सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया के सामने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन की मिसाल पेश कर रहा है, जिसके बाद हो सकता है कि बाकी कंट्रीज भी अपनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सऊदी अरेबिया के फुटस्टेप्स पर चलने लगे, क्योंकि दुनिया में फ्रेश वाटर की सिचुएशन को देखते हुए वो दिन दूर नहीं है जब बाकी कंट्रीज को भी इस टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर आप गूगल पर वाटर स्कैरसिटी सर्च करेंगे तो आपको ऐसे हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे जहां डिफरेंट सिटीज की वाटर प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है। इवन इंडिया में भी ऑलरेडी बहुत सारी सिटीज का ग्राउंड वाटर खत्म होने की कगार पर है और बहुत सारी सिटीज डे जीरो के वर्ज पर खड़ी है। इसका प्राइम एग्जांपल है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली, जो अपने 99% ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लॉइट कर चुकी है। ऐसे में शायद इस प्रोजेक्ट से सीख लेकर भारत समेत दुनिया के बाकी देश भी अपनी वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह के इनोवेटिव सोल्यूशन का रुख कर सकें। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सऊदी सच में इस तरह के मैसिव प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने ओपिनियंस